नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आर.के। काजल, जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कोई मालिक ना हो, कोई नौकर ना हो, सब बराबर हों। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? बिल्कुल आर.के, लेकिन क्या हो अगर ये सपना एक डरावनी हकीकत में बदल जाए? क्या हो अगर बराबरी के नाम पर कुछ लोग बाकियों से ज्यादा बराबर हो जाए? आज की कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं है, ये आईना है हमारी और आपकी दुनिया का। हम बात कर रहे हैं जॉर्ज ऑरवेल की वर्ल्ड फेमस क्लासिक एनिमल फार्म की। एक ऐसी क्रांति जो उम्मीद से शुरू हुई और धोखे पर खत्म हुई। ये किताब आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे सत्ता यानी पावर अच्छे से अच्छे इंसान या जानवर की नीयत बदल देती है। सुअरों की ये कहानी आपको अपनी असल जिंदगी के कई नेताओं की याद दिला देगी। तो क्या आप तैयार हैं इस कड़वे सच का सामना करने के लिए? चलिए मैनर फार्म के इस बगावती सफर पर चलते हैं, सिर्फ द बुक पॉट पर। आज हमारे पास एक कहानी के कुछ अंश हैं जो ऊपर से तो एक फार्म के जानवरों की लगती है। हाँ, लेकिन है नहीं। बिल्कुल, इसकी परतें उधेड़ने पर सत्ता, समाज और मतलब इंसान की फितरत की बहुत गहरी तस्वीरें नजर आती हैं। कहानी की शुरुआत एक क्रांति से होती है जहां जानवर अपने मालिक के जुल्म से आजाद होने का सपना देखते हैं और उसे सच भी कर दिखाते हैं। बिल्कुल। आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आजादी और बराबरी के जिन महान आदर्शों के साथ ये क्रांति शुरू हुई, वो कैसे और कब एक ऐसी तानाशाही में बदल गई जो शायद पहले से भी ज्यादा क्रूर थी। बिल्कुल। ये कहानी इसी बात की पड़ताल करती है कि एक बेहतर दुनिया बनाने का सपना कैसे टूट सकता है। ये सिर्फ नेताओं की कहानी नहीं है, नहीं, ये आम लोगों की भी है जो सपने पर भरोसा करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे अच्छे इरादे, मजबूत नियम और एकता की भावना धीरे धीरे डर, लालच और धोखे का शिकार हो जाती है। तो सब कुछ शुरू होता है एक बूढ़े सुअर, ओल्ड मेजर के एक सपने से। वो फार्म का सबसे कह सकते हैं इज्जतदार जानवर है। हाँ। और एक रात वो सबको खलिहान में बुलाता है। वो एक बहुत सीधा सा सवाल पूछता है कि हमारी जिंदगी इतनी तकलीफों से भरी क्यों है? एक बहुत ही बुनियादी सवाल। हाँ, हम दिन रात खटते हैं और बदले में हमें मुश्किल से जिंदा रहने लायक खाना मिलता है। इसकी वजह क्या है? और वो इसका एक बहुत सरल और असरदार जवाब देता है, इंसान। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ किसी भी क्रांति का पहला और सबसे जरूरी कदम दिखता है एक साफ दुश्मन की पहचान कराना। सही बात है। ओल्ड मेजर ने सारे जानवरों की समस्याओं को एक जगह लाके केंद्रित कर दिया। उसने कहा, इंसान ही वो अकेला प्राणी है जो उपभोग करता है पर उत्पादन नहीं करता। इस एक लाइन ने तो जैसे सबको एक कर दिया। बिल्कुल। भेड़, गाय, घोड़े, मुर्गी सब एक झंडे के नीचे आ गए क्योंकि उन सब की तकलीफ की जड़ एक ही थी। ये एक मास्टर स्ट्रोक था एक तरह से। और इसी भाषण में वो अपने सपने की बात करता है, जिसमें उसे एक पुराना गीत याद आता है, इंग्लैंड के पशुओं। ये गीत एक ऐसे भविष्य की कल्पना है जहां इंसान नहीं होंगे और इंग्लैंड के सारे खेत, सारे फल, सब कुछ सिर्फ जानवरों का होगा। ये गीत सुनते ही जानवरों में जैसे एक बिजली सी दौड़ जाती है। वो गीत महज एक गीत नहीं था, वो उस क्रांति का आप कह सकती हैं राष्ट्रगान बन गया। हाँ, बिल्कुल। उसने आजादी जैसे एक बड़े और मुश्किल विचार को एक ऐसी चीज में बदल दिया जिसे हर कोई महसूस कर सकता था, गा सकता था। एक शक्तिशाली प्रतीक। हाँ, उम्मीद का। उसने उन्हें एक साझा पहचान और एक साझा लक्ष्य दिया। और फिर कुछ ही दिनों में ये क्रांति हो भी गई। मतलब किसी प्लानिंग से नहीं, बल्कि अचानक। अच्छा? फार्म का मालिक मिस्टर जोन्स शराबी था और एक दिन वो जानवरों को चारा डालना भूल गया। तो बस एक छोटी सी चिंगारी। हाँ, भूखे जानवर भड़क गए। उन्होंने गोदाम का दरवाजा तोड़ा और जब मिस्टर जोन्स और उसके आदमियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो सबने मिलकर उन्हें फार्म से ही खदेड़ दिया। वाह! वो आजादी का पहला पल, वो तो उनके लिए एक जश्न था। उन्होंने फार्म का नाम मैनर फार्म से बदलकर पशु फार्म रख दिया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि क्रांतियां अक्सर किसी बड़ी योजना का नतीजा नहीं होती, बल्कि जुल्म जब अपनी हद पार कर जाता है तो एक छोटी सी चिंगारी भी आग लगा देती है। उस पल के लिए सारे जानवर सच में बराबर थे और अपनी किस्मत के मालिक खुद थे। एक आदर्श दुनिया की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन ये आदर्श दुनिया ज्यादा दिन चली नहीं। आजादी के बाद सुअरों ने कमान संभाली, क्योंकि सब मानते थे कि वो सबसे दिमाग वाले जानवर हैं। हाँ, और खास तौर पर दो सुअर उभर कर सामने आए, स्नोबॉल जो बड़ा जोशीला और नए नए आइडिया सोचने वाला था, और दूसरा नेपोलियन जो ज्यादा बोलता नहीं था पर अपनी बात मनवाने का दम रखता था। उन्होंने ओल्ड मेजर की शिक्षाओं को पशुवाद नाम का एक पूरा सिस्टम बना दिया। और इसी पशुवाद के आधार पर उन्होंने 7 सबसे जरूरी नियम बनाए
और उन्हें खलिहान की दीवार पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिख दिया। ताकि कोई उन्हें भूल ना सके। हाँ, एक तरह से उनके नए समाज का संविधान था वो। हाँ, और वो नियम बहुत सीधे और साफ थे। जैसे जो 2 पैरों पर चलता है वो दुश्मन है, कोई जानवर कपड़े नहीं पहनेगा, कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं मारेगा, और सबसे जरूरी, सभी जानवर बराबर हैं। सभी जानवर बराबर हैं। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, एकदम परफेक्ट समाज। लगता तो है, लेकिन यहीं पर व्यवस्था में पहली दरार पड़ती है। अच्छा। और वो इतनी मामूली होती है कि ज्यादातर जानवर उस पर ध्यान ही नहीं देते। गायों का दूध दुहा जाता है और जब जानवर वापस आते हैं तो दूध गायब होता है। कहाँ गया? बाद में पता चलता है कि वो सूअरों के खाने में मिलाया जा रहा है। फिर बाग के सारे सेब भी सिर्फ सूअरों के लिए रिजर्व कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या दूसरे जानवरों ने इस पे सवाल नहीं उठाया? मतलब सारे जानवर बराबर हैं का नियम तो साफ लिखा था। सवाल उठाया था। तो उन्होंने इसे कैसे मान लिया? यहीं पर सत्ता का मनोविज्ञान काम करता है। स्क्विलर नाम का एक सूअर जो बोलने में बहुत माहिर था, वो सबको समझाता है। अच्छा। वो ये नहीं कहता कि हम बेहतर हैं, वो कहता है साथियों, हम ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे, हम दिमागी काम करते हैं, पूरे फार्म का मैनेजमेंट हम पर है, हमारी सेहत सबसे जरूरी है। ओह, तो ये तर्क दिया गया। हाँ, और फिर वो सबसे बड़ा डर दिखाता है। वो कहता है अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा? जोन्स वापस आ जाएगा। और बस जोन्स के वापस आने का डर इतना बड़ा था कि जानवरों ने सोचा चलो कोई बात नहीं। हाँ, दूध और सेब की ही तो बात है। मतलब डर का इस्तेमाल करके पहले विशेषाधिकार को सही ठहराया गया। ये तो बहुत चालाकी की बात है। बिल्कुल। और यहीं से बराबरी का सिद्धांत खोखला होना शुरू हो जाता है। ये पहली रियायत थी जिसने आने वाली बड़ी-बड़ी रियायतों के लिए दरवाजा खोल दिया। और जल्द ही ये मतभेद नेताओं के बीच भी खुलकर सामने आ गया। स्नोबॉल और नेपोलियन। हाँ, उनके बीच फार्म को चलाने के तरीकों पर बहस होने लगी। सबसे बड़ा मुद्दा था पवन चक्की का। विंडमिल। स्नोबॉल का आइडिया था कि एक पवन चक्की बनाई जाए जिससे बिजली पैदा होगी और जानवरों की जिंदगी आसान हो जाएगी। उन्हें हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम करना पड़ेगा। ये विचारों की लड़ाई थी। स्नोबॉल भविष्य का सपना दिखा रहा था, तकनीक, आराम और तरक्की का। हाँ, वो मिट्टी में नक्शे दिखाता, फायदे गिनाता। दूसरी तरफ नेपोलियन था जो बहुत व्यावहारिक, या कह लें कि दूर की न सोचने वाला था। वो कहता था कि असली जरूरत अभी पेट भरने की है, खाना उगाने की है। कि अगर पवन चक्की में लग गए तो सब भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल। और फिर वो दिन आया जब इस पे वोटिंग होनी थी। स्नोबॉल ने एक जबरदस्त भाषण दिया और ऐसा लग रहा था कि सब उसके पक्ष में है। लेकिन जैसी वो चुप हुआ, नेपोलियन ने एक अजीब सी आवाज निकाली और 9 खूंखार कुत्ते खलियान में घुसाए। वो सीधे स्नोबॉल की तरफ लपके। ये वही कुत्ते थे जिन्हें नेपोलियन ने चुपके से पाल पोस कर बड़ा किया था। ये उसकी अपनी पर्सनल आर्मी थी। स्नोबॉल बड़ी मुश्किल से जान बचाकर फार्म से भाग निकला। और बस उसी पल उस फार्म पर बहस, असहमति और लोकतंत्र का अंत हो गया। मतलब सब खत्म। हाँ, अब सत्ता तर्क से नहीं बल्कि ताकत और डर से चलने वाली थी। और सबसे अजीब बात तो यह है कि स्नोबॉल के जाने के कुछ ही हफ्तों बाद नेपोलियन ने ऐलान कर दिया कि पवन चक्की तो बनेगी। अरे, मतलब जिस आइडिया का वो इतना मजाक उड़ा रहा था, अब वो उसे ही लागू कर रहा था। ये कैसे हुआ? फिर से स्क्विलर काम आया। उसने जानवरों को समझाया कि पवन चक्की का आइडिया तो असल में नेपोलियन का ही था। अच्छा। हाँ, जिसे स्नोबॉल ने चुरा लिया था। नेपोलियन ने तो बस एक चाल के तौर पर इसका विरोध किया था ताकि स्नोबॉल जैसे खतरनाक तत्व को फार्म से बाहर निकाला जा सके। कमाल है, मतलब इतिहास ही बदल दिया। बिल्कुल। यहाँ से इतिहास को फिर से लिखने का खेल शुरू होता है। सच वो नहीं है जो हुआ था, सच वो है जो सत्ता आपको बताएगी। ये तो दिमाग के साथ खेलने जैसा है। इसके बाद तो हालात और तेजी से बिगड़े होंगे। बहुत तेजी से। सूअर धीरे धीरे मिस्टर जोन्स के घर में रहने लगते हैं, उसके बिस्तरों पर सोने लगते हैं। जब जानवरों को याद आता है कि चौथा नियम था कोई जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा, तो वो हैरान होते हैं। हाँ, और जब वो अपनी याददाश्त पक्की करने के लिए दीवार के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ नियम बदल चुका है। क्या हो गया था? अब लिखा है कोई जानवर चादर वाले बिस्तर पर नहीं सोएगा। स्क्विलर फिर समझाता है कि बिस्तर में कोई बुराई नहीं है, भूसे का ढेर भी तो एक बिस्तर है, बुराई तो चादर में है जो इंसानों का आविष्कार है। और बेचारे जानवर मिलान लेते रहे हैं कि शायद उन्हें ही गलत याद था। यही तो, ये एक तरह का सामूहिक गैस लाइटिंग है जहां लोगों को उनकी ही याददाश्त पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और ये सिलसिला रुका नहीं। जब फार्म पर अनाज की कमी हुई तो नेपोलियन ने इंसानों से व्यापार शुरू कर दिया।
जो पशुवाद के शुरुआती उसूलों के एकदम खिलाफ था। हाँ, लेकिन सबसे खौफनाक मोड़ तब आया जब उसने कुछ जानवरों पर स्नोबॉल का जासूस होने का इल्जाम लगाया। वो एक भयानक दृश्य था। नेपोलियन के कुत्तों ने कुछ मुर्गियों और सुअरों को घसीटकर सबसे सामने लाया और उनसे जबरदस्ती उनके गुनाह कबूल करवाए गए और फिर कुत्तों ने उन्हें वहीं मार डाला। ये देखकर सारे जानवर कांप गए। उन्हें छठा नियम याद आया होगा, कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। बिल्कुल याद आया, लेकिन जब उन्होंने दीवार पर देखा तो वहां लिखा था, कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं मारेगा बिना किसी कारण के। मतलब सत्ता ने अपनी क्रूरता को सही ठहराने के लिए एक कारण जोड़ दिया था। सही। इस पूरी कहानी में अगर कोई एक पात्र है जिसका अंत सबसे ज्यादा दुख देता है तो वो बॉक्सर है। हाँ, बॉक्सर। वो एक घोड़ा था, फार्म का सबसे मजबूत और मेहनती जानवर। उसकी दो ही बातें थी, मैं और मेहनत करूंगा और नेपोलियन हमेशा सही होता है। उसकी वफादारी पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता था। बिल्कुल नहीं। बॉक्सर उस वफादार मेहनतकश वर्ग का प्रतीक है जो बिना सवाल किए पूरी ईमानदारी से व्यवस्था में यकीन करता है और अपना सब कुछ झोंक देता है। जानवर पहले से कहीं ज्यादा काम कर रहे थे, भूखे रह रहे थे, लेकिन इस यकीन में खुश थे कि वो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, इंसानों के लिए नहीं। जबकि हकीकत ये थी कि उनका राशन घटता जा रहा था और सुअरों और कुत्तों का ऐशो आराम बढ़ता जा रहा था। और फिर एक दिन पवन चक्की पर काम करते करते बॉक्सर गिर जाता है, उसके फेफड़े जवाब दे जाते हैं। नेपोलियन बड़ी हमदर्दी जताता है और कहता है कि उसे शहर के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जाएगा। एक गाड़ी भी आती है, लेकिन जब जानवर उस पर लिखे अक्षरों को पढ़ते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उस गाड़ी पर लिखा था, घोड़ों का कसाई। हाँ, बॉक्सर जिसने अपनी पूरी जिंदगी और ताकत उस फार्म के लिए लगा दी, उसे बीमार पड़ते ही कसाई के हाथ बेच दिया गया ताकि उससे मिले पैसों से सुअर अपने लिए विस्की खरीद सकें। ये उस वफादार वर्ग के साथ सबसे बड़ा धोखा था। बाद में स्क्वीलर एक और कहानी गढ़ता है कि वो गाड़ी अस्पताल ने कसाई से खरीदी थी और वो पुराना नाम मिटाना भूल गए थे। और हमेशा की तरह जानवर इस झूठ पर भी यकीन कर लेते हैं। बॉक्सर का अंत तो जैसे उस फार्म की आत्मा का ही अंत था। सही कहा। उसके बाद तो जो हुआ वो बस उस ढोंग का पर्दाफाश था। एक शाम जानवरों ने देखा कि सुअर अपने पिछले दो पैरों पर चल रहे हैं, इंसानों की तरह। हाँ। और भेड़ों को एक नया नारा रटा दिया गया था। वो चिल्ला रही थी, 4 टांगे अच्छी, 2 टांगे बेहतर। सोचिए, ये उसूलों का 180 डिग्री पर उलटना था। क्रांति की बुनियाद इस नारे पर थी कि 2 पैर वाला दुश्मन है और अब वही बेहतर हो गया था। और जब जानवर खलिहान की दीवार के पास गए तो वहाँ 7 नियम मिटा दिए गए थे। सबके सब। उनकी जगह सिर्फ एक नियम लिखा था, सारे जानवर बराबर हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरों से ज्यादा बराबर हैं। बस। और बस वो एक लाइन, इसी से उनके पूरे ढोंग और झूठ की पोल खुल जाती है। ये वाकया दिखाता है कि कैसे बराबरी के शब्द को इस्तेमाल करके ही सबसे बड़ी गैर बराबरी को सही ठहराया जा सकता है। कहानी का आखिरी दृश्य तो शायद सबसे ज्यादा असरदार है। कई साल बाद कुछ बचे खुचे जानवर फार्म हाउस की खिड़की से अंदर झांकते हैं। वो देखते हैं कि सुअर और पड़ोसी फार्म के इंसान एक मेज पर बैठकर ताश खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं और एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। और नेपोलियन कहता है कि अब फार्म का नाम वापस मैनर फार्म कर दिया गया है। जहां से शुरू हुआ था वहीं पहुंच गए। बिल्कुल। और जब बाहर खड़े जानवर कभी सुअरों के चेहरों को देखते तो कभी इंसानों के, वो फर्क नहीं कर पा रहे थे। सुअरों के चेहरे इंसानों जैसे लग रहे थे और इंसानों के सूरों जैसे। बिल्कुल। क्रांति एक पूरा चक्कर काटकर वहीं वापस पहुंच गई थी जहां से शुरू हुई थी। बस जालिम का चेहरा बदल गया था, जुल्म वही था, बल्कि शायद और भी बुरा। तो इन स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो सिर्फ एक कहानी की नहीं है, ये एक चेतावनी जैसी है ना? बिल्कुल है। जानवरों ने एक महान सपने के साथ शुरुआत की, लेकिन जानकारी की कमी, सवाल न पूछने की आदत और एक नेता पर आंख बंद करके भरोसा करने की वजह से वो अपनी ही आजादी खो बैठे। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ सत्ता के भ्रष्ट होने के बारे में नहीं है, ये आम जनता की जिम्मेदारी के बारे में भी है। सही। ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। किसी भी समाज या व्यवस्था में तानाशाही सिर्फ उस एक इंसान या समूह की वजह से नहीं आती जो सत्ता छीनता है, बल्कि उन लोगों की चुप्पी की वजह से भी आती है जो उसे ऐसा करने देते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सी बारीक रेखा है जब व्यवस्था में भरोसा करना और आदेश का पालन करना असल में तानाशाही की नींव को मजबूत करना बन जाता है।
तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे सुअरों के चेहरे इंसानों जैसे हो गए और पता ही नहीं चला कि जानवर कौन है और इंसान कौन। एनिमल फार्म हमें चेतावनी देती है कि अंधी भक्ति और सत्ता का नशा आजादी को कैसे निगल जाता है। हमें यकीन है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड आपके दिमाग में कई सवाल छोड़ गया होगा। अगर आपको जॉर्ज ऑरवेल की ये मास्टरपीस पसंद आई तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस कहानी को अपने दोस्तों और समझदार साथियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सत्ता के इस खेल को समझ सके। और हाँ, अगली बार आप किस क्लासिक बुक की समरी सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अब आज का सबसे चुभने वाला सवाल। इस किताब का सबसे मशहूर डायलॉग है, सब जानवर बराबर हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरों से ज्यादा बराबर हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं और इसका जवाब आपको बहुत गहराई से सोचकर कमेंट बॉक्स में देना है। आज के जमाने में क्या आपको लगता है कि एक पूरी तरह समान इक्वल समाज बनाना मुमकिन है, या फिर हर क्रांति के बाद कोई न कोई नेपोलियन यानी तानाशाह पैदा हो ही जाता है? अपनी राय खुलकर लिखें। क्या समानता सिर्फ एक धोखा है? आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे एक नई सोच और नई किताब के साथ। तब तक के लिए जागते रहिए और सवाल पूछते रहिए। धन्यवाद।